नमस्कार, मैं अजय पाल यादव। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय पाल यादव लेक्चरर में। हम पिछले पार्ट में सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्खनन और कौन से पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम पार्ट नंबर 10 में सिंधु स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु स्थापत्य कला कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, इन सब की चर्चा आज के पार्ट में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो विशेष फैक्ट हैं उनको अच्छे से तैयार किया गया है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर का। तो आप अंत तक वीडियो को देखें। सिंधु स्थापत्य कला पार्ट नंबर 10, सिंधु स्थापत्य कला, और इसमें सबसे पहले है नगर नियोजन। किस प्रकार प्लानिंग से नगर बसाए गए थे, ये हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जानेंगे। सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, विशेषताओं में पूछा जा सकता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो सबसे प्रमुख विशेषता थी सुव्यवस्थित सुनियोजित नगर नियोजन। प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल पर नगर भाग था, मतलब गढ़ था। वो ऊंचे चबूतरे पे बना होता था और नीचे समतल भाग होता था, उस पे नगर बसा होता था। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गढ़ पढ़े, इसको गढ़ में राजा या पुरोहित व अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था। जो वहाँ पे रूलर होते थे, रूलिंग करने वाले होते थे, प्रशासनिक व्यक्ति होते थे, वो सारे कहाँ निवास करते थे, गढ़ में निवास करते थे। और सामान्य जनता जो समतल नगर होता था वहाँ पे निवास करती थी। मोटी दीवारों का प्रकोटा होता था। प्रकोटा जैसे ये गढ़ है या महल है, ये इस तरह से बना दिया, तो इसकी सुरक्षा के लिए जो 4 दीवारी होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकोटा कहा जाता है। ये प्रकोटा किस प्रकार का होता था, मोटी दीवारों का प्रकोटा होता था और इस प्रकोटे की दीवार बिल्कुल चौड़ी होती थी, चौड़ाई होती थी काफ़ी, और ये मजबूत होती थी। दीवार चौड़ी होती थी, इस तरह से चौड़ी दीवार होती थी और उस दीवार के किसका ये प्रकोटा होता था, ये इस तरह से चौड़ी दीवार होती थी और इसके बीच में गढ़ बना होता था। नीचे समतल पर नगर बसा रहता था। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी। सड़कें किस प्रकार की होती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, इस तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। तो ये समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, इस तरह से नहीं थी कि इस तरह क्रॉस कर जाएं। ये सड़कें कैसी होती थी, समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। जिसकी चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, यहाँ पे सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट थी। एक सड़क 34 फीट की मिली है, जिसकी चौड़ाई, एक चौड़ी सड़क मिली है जिसकी चौड़ाई कितनी थी, 34 फीट, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा। राजमार्ग था ये 34 फीट चौड़ी सड़क। अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी चौड़ी थी तो वो राजमार्ग रहा होगा, क्योंकि राजमार्ग चौड़े होते हैं, 4 लाइन, 2 लाइन, 6 लाइन। एक गलियां 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। जो सड़क होती थी वो सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी, 9 से 34 फीट, और गलियां 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। ये कुछ फैक्ट हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है।
जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। दईमाबाद महाराष्ट्र से रथ की आकृति के अवशेष मिले हैं। और धौलावीरा से विशेष जलाशय स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। इनके बारे में आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखना कि जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा से। रथ की आकृति कहाँ से मिली है? दईमाबाद महाराष्ट्र से। और विशाल स्टेडियम और जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। ये धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ये नगर नियोजन किस प्रकार से व्यवस्थित नगर होते थे, एक तस्वीर के द्वारा बताया गया है। ये नगर नियोजन है। ये ऊपर जो ऊंचाई पे बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, नीचे ये स्नानागार बना हुआ है, इसके आसपास मकान बने हुए थे। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इस प्रकार के सुनियोजित नगर बसाए हुए थे, जो हमें सिंधु और सरस्वती सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये नगर नियोजन कहाँ पे है? ये मोहनजोदड़ो में इस प्रकार के नगर नियोजन के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की सड़कें। कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर तक चौड़ी थी। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 4:2:1 था। ईंटें मिली हैं, उन ईंटों में 4:2:1 मतलब 4, जैसे इंच की बात करें तो 4 इंच लंबी, 2 इंच उसकी चौड़ाई थी। और ये 4 इंच 2 इंच उसकी चौड़ाई और 1 इंच उसकी मोटाई थी। इस प्रकार से ईंटों की आकृति कैसी मिली? अनुपात क्या मिला है? 4:2:1। सामान्य ये अनुपात है, जैसे ये सामान्यतः 7.5 × 15 × 30 इंच की थी। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो वही आ जाएगा 4:2:1। ये ईंटों की लंबाई, जैसे एक ईंट 30 इंच लंबी, चौड़ी, मोटी, इस तरह से थी। परकोटे के लिए इनकी जो मोटाई थी या बड़ी ईंटें काम में ली जाती थी, और उनका अनुपात क्या होता था? 10 × 20 × 10 × 40। तो 10, 20, 40 मतलब वही 4:2:1 में ईंटें मिली हैं। नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। घरों से पानी निकलता था, घरों से जो पानी निकलता था वो पानी, घर से पानी निकलने के बाद नालियां बनी हुई थी और उन नालियों से वो पानी निकलता था। तो नालियों से जल निकासी की एक उन्नत व्यवस्था मिली है। पक्की ईंटों से मिस्र के वासी भी परिचित नहीं थे। मिस्र की जो सभ्यता हुई है उससे परिचित मिस्रवासी नहीं थे, लेकिन कालीबंगा की नालियां, मकान किसके बने हुए थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। साधारण से प्रत्येक घर में, साधारणतया प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष, एक घर की बात कर रहे हैं, ये घर बना होता था और उस घर में 3 से 4 कक्ष बने होते थे। स्नानागार और शौचालय होते थे। हमें आज विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, लेकिन यदि कल्पना कीजिए 5000 साल पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता में स्नानागार और शौचालय, पाठशाला और कुएं, घर के प्रत्येक घरों में इस तरह से स्नानागार और शौचालय होते थे। तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति कितनी उन्नत अवस्था में थी। आज से 5000 साल पहले की बात करें तो अपन, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो प्रायस्थल मिले हैं उनके अवशेषों से पता चलता है कि प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष होते थे। स्नानागार, शौचालय, पाठशाला और कुआं भी होता था पानी के लिए। घर के मध्य में आंगन होता था और प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। आधुनिक जो पेरिस में, फ्रांस में जो जल निकासी की व्यवस्था है, उस समय अब की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी जल निकासी की। जल निकास लोथल, देखिए ये कितनी सुंदर, ये लोथल से अवशेष प्राप्त हुए हैं
कितनी सुंदर व्यवस्था थी। ये नालियों के द्वारा नालियाँ बनी हुई थी, और ये नालियाँ भी किसकी बनी हुई थी? पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। और कितनी व्यवस्थित नालियाँ बना रखी हैं। याद रखना, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी, लेकिन मिस्र के निवासी पक्की ईंटों से परिचित ही नहीं थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति आज ही नहीं, प्राचीन काल से भी बहुत उन्नत और विकसित अवस्था में थी। ये इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी जल निकासी के लिए। मुख्य नालियों में, मुख्य घरों से जो नालियों के द्वारा पानी आता था, वो मुख्य नालियों के द्वारा और बाहर चला जाता था। ये इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। प्राचीन सभ्यताओं में जल निकासी की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, उतनी विश्व में कहीं नहीं मिली है। पूरी विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी, उतनी विश्व में कहीं नहीं मिली है। घरों के पानी की निकासी नालियों से होती थी। नालियाँ गंदे पानी को नगर से बाहर पहुँचाती थी। ये नालियों से, घरों से पानी नालियों में आता था और नालियों के द्वारा नगर के बाहर जाता था। बड़ी नालियाँ ढकी हुई थी। नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम में चूने का प्रयोग किया जाता था। ईंटों को लगाने के लिए, नालियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर और मिट्टी व जिप्सम, चूने का प्रयोग किया जाता था। सड़कों की नालियों में मेन होल भी मिले हैं, जिससे नालियों की सफाई की जाती थी। नालियों के बीच बीच में चैम्बर, शोष गर्त भी थे। कचरा और कूड़ा करकट निकालने के लिए चैम्बर और शोष गर्त भी मिले हैं, जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था कि नालियां अवरुद्ध नहीं हो। आजकल जैसे जिस तरह से बड़ी सिटीज़ में इस तरह के मिलते हैं, तो वो व्यवस्था हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता में आज से 5000 साल पहले विद्यमान थी। कुआं, नाली एवं स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में, देखिए घरों से कुएं मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, नालियाँ मिली हैं। ये एक तस्वीर दिखाई गई है, इस तरह की नालियाँ बनी हुई थी। ये घरों से पानी आता था। घरों में कुएं मिले हैं, 3-4 कक्ष मिले हैं, और स्नानागार और शौचालय मिले हैं। तो इतनी उन्नत और विकसित अवस्था में थी हमारी सभ्यताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विशाल स्नानागार, अब देखिए विशाल स्नानागार हुआ करते थे सार्वजनिक स्नान के लिए। जैसे आजकल भी सार्वजनिक स्नान होते हैं, कुंभ का मेला लगता है तो कुंभ में सार्वजनिक स्नान करते हैं। इसी तरह से और कार्यक्रम होते हैं या उत्सव होते हैं या कोई विशेष अवसर होता है जिस पे सार्वजनिक स्नान करते थे, तो विशाल स्नानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो का ये महत्वपूर्ण भवन, जिसका आकार 39 × 23 × 8 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फुट गहरा स्नानागार मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसमें ईंटों की सीढ़ियाँ हैं और 3 बरामदे हैं। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा से भी स्नानागार के अवशेष मिले हैं। फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग है। पास में एक कुएं के अवशेष भी मिले हैं, क्योंकि स्नानागार है तो जल की आवश्यकता होती थी और जल के लिए कुएं के अवशेष मिले जो जल का स्रोत था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार भी बने हुए हैं। तो इस तरह का एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ये देखिए इस तरह का विशाल स्नानागार था। इसकी लंबाई ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा था। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ाई थी इसकी और 8 फुट गहराई थी। और ये स्नानागार था जिसमें नहाने के लिए उत्तर और दक्षिण में क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पास ही एक कुएं के अवशेष मिले हैं जिससे इसमें जलापूर्ति की जाती थी। ये स्नानागार के अवशेष मिले हैं उस समय। विशाल अन्नागार, अन्न रखने के लिए कृषि की जाती थी और अन्न रखने के लिए अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 इंटू, ये स्टार है यहाँ पे गुना का निशान है,
15.23 मीटर का 2 खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल 55 इंटू 43 मीटर जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे। अन्नागार के अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं और उसका मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है 45.71 इंटू 15.23 मीटर का था। कहाँ बने हुए थे? ऊंचे चबूतरे पर। क्यों? क्योंकि पानी से बचाव के लिए। प्रत्येक खंड में 6-6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष होते थे। 6-6 की पंक्तियां बनी हुई थी और उसमें क्या होते थे? भंडारण कक्ष होते थे फसलों को रखने के लिए और दोनों के मध्य में 23 फीट की दूरी थी। इस तरह से 6-6 की पंक्तियों में बने हुए थे। ये इस तरह से बने हुए थे और इन दोनों के मध्य में कितनी दूरी थी? 23 फीट की दूरी थी 6-6 की पंक्तियों में। इसका प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर था। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फ्रात नदियों के बीच में विकसित हुई है, वहाँ से भी ऐसे अन्नागार के अवशेष मिले हैं। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों का कांटेक्ट रहा होगा। कौन सी? सिंधु सरस्वती सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का। विशाल जलाशय और स्टेडियम, ये बहुत ही अच्छा फैक्ट का क्वेश्चन है। याद रखना, विशाल जलाशय और स्टेडियम दोनों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। पूछा जा सकता है, एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले? धोलावीरा से। स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले? धोलावीरा से। धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी होती है। देखिए, जलाशय मिले हैं जल संग्रहण के लिए, नालियाँ मिली हैं जल की निकासी के लिए, पानी के लिए कुएं मिले हैं। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर 95 गुना 11 इंटू 4 मीटर का जल से भरा हुआ क्या मिला है? जलाशय मिला है। जलाशय बनाया हुआ था जो शिलाओं को काट के बनाया गया 95 इंटू 11 इंटू 4। कहाँ से मिला? ये धोलावीरा से मिला। इसके अलावा, किसके अलावा? जलाशय के अलावा धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। स्टेडियम का आकार 283 इंटू 45 मीटर, 283 फीट मीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा स्टेडियम मिला। कहाँ से? कहाँ से मिला ये स्टेडियम? धोलावीरा से मिला। 200, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 283 इंटू 45। स्टेडियम के चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान या सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। जैसा कि स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के लिए बनाई जाती हैं, वो इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। स्टेडियम के चारों ओर में दर्शक बैठते थे। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ था और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 12 मीटर। जो मंच था वो दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ था और इसकी चौड़ाई भी 12 मीटर थी। यह इस तरह का स्टेडियम था जिसके अवशेष हमें धोलावीरा से मिले हैं। इस तरह बना हुआ था, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, दर्शकों के बैठने के लिए दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ था। ये हमें उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो ये जलाशय और स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले? याद रखना, कहाँ से? धोलावीरा से। धोलावीरा। विशाल गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह। लोथल से, याद रखना, लोथल से। गोदीबाड़ा कहाँ से मिला? लोथल से। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला, पक्की ईंटों का बना हुआ एक ढांचा मिला, जिसे पुरातत्ववेत्ता थे S.R. राव ने गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड बंदरगाह का महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना। एक विशाल ईंटों का बना हुआ ढांचा मिला लोथल से और उसकी पहचान S.R. राव ने किस रूप में की? गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड बंदरगाह का महत्वपूर्ण हिस्सा।
इसका औसत आकार 214 इंटू 36 मीटर, जहाँ जहाँ स्टार है इसका मतलब गुना है। वर्तमान गहराई 3.3 मीटर। जो गोदीबाड़ा मिला है कहाँ से? लोथल। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला बंदरगाह। कितना था इसका औसत? 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर इसकी क्या थी? गहराई। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे क्या जहाज आते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, जिससे गोदी में पानी आता था। राव लिखते हैं, जिसने पहचान की थी, राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनीसिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित तथा प्राचीन थी। एस.आर. राव ने क्या लिखा कि फिनीसिया और रोम की जो गोदियां थी, बंदरगाह थे, डॉकयार्ड थे, उनसे भी विकसित गोदी कहाँ की थी? लोथल की। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने हुए डॉकयार्ड से बड़ा है। डॉकयार्ड से बड़ा है। तो जो लोथल का ये गोदीबाड़ा था, ये विशाखापट्टनम में वर्तमान में बना हुआ डॉकयार्ड है, इससे भी क्या था? बड़ा था। ये देखिए, इस तरह का गोदीबाड़ा मिला है। कहाँ से? ये गोदीबाड़ा बना हुआ है, ये कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। लोथल, इसकी लंबाई कितनी थी? 214 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर, गहराई 3.3 मीटर। कौन सी नदी से जुड़ा हुआ था ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। कौन सी नदी? भोगवा नदी से। बहुत ही विकसित बंदरगाह था। डॉक्टर राव ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि फिनीसिया और रोम की गोदियों से भी बड़ा था, आधुनिक विशाखापट्टनम के बंदरगाह से भी बड़ा था। अब आज के इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसका एनालिसिस करेंगे। आपने कितना सीखा है? तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल जलाशय व स्टेडियम कहाँ से मिला है? बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है साथ साथ। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? पिछली स्लाइड में था। 100% आप इसका आंसर सही देंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता को यह नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ? यह आज के वीडियो में नहीं है, लेकिन पिछले वीडियो में यह क्वेश्चन डालना था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता को यह नाम किस प्रकार हुआ। पहले इसका नाम हड़प्पा रखा गया, फिर उसके बाद सिंधु रखा गया, फिर सरस्वती, सिंधु सरस्वती रखा गया। ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ, यह आंसर आपको लिखना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए कि किस तरह की जल निकास प्रणाली थी, किस तरह से पानी बाहर जाता था, और विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करना मत भूलना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप बिना रुके अनवरत रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।